तो आयरन मॉन्गर और विप्लैश ये दोनों आयरन मैन ट्रायोलॉजी के काफ़ी डिसेंट सुपर विलन्स थे और टेक्निकली इनके आर्मर्स आयरन मैन से ज़्यादा पावरफुल थे और ये दोनों उन गिने चुने सुपर विलन में से एक है जिनके पास कोई सुपर पावर्स नहीं है। ओबेडा स्टेन ने कुछ साइंटिस्ट की मदद से अपना पहला आर्मर बनाया था और इवान वैंको ने पूरे आर्क रिएक्टर को रिवर्स इंजीनियर करके अपना सूट बनाया। और हाल ही में हमने आयरन मैन के सारे आर्मर्स को एक्सप्लेन किया है, इसलिए अब हमारा फर्ज बनता है कि हम सुपर विलन के आर्मर को भी एक्सप्लेन करें और इसीलिए आज हम आयरन मॉन्गर और विप्लैश के आर्मर को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको आज के स्पॉन्सर 1xBet के बारे में बताना चाहूँगा। 1xBet एक बेटिंग साइट और वेबसाइट है जहाँ पर आप घर बैठे पैसे कमा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, चेस, बैडमिंटन और बेसबॉल जैसे बहुत सारे गेम्स हैं जिन पर आप बेट लगा सकते हो। और अगर ये अच्छा ना लगे तो ई स्पोर्ट्स गेम्स भी है लाइक इनजस्टिस, लीग ऑफ लेजेंड्स, मॉडल कॉम्बैट और फीफा जैसे बहुत सारे। और अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है। 1xBet बहुत सारी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के पार्टनर होने के साथ उनको स्पॉन्सर भी करती है और अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ करते हो तो आपको बोनस भी मिलेगा, तो ट्राई करके देखो। अब सबसे पहले बात करते हैं आयरन मॉन्गर की। तो टोनी स्टार्क के मार्क 1 को असेंबल करके ओबेडा स्टेन ने कुछ साइंटिस्ट की हेल्प लेकर अपने लिए एक आर्मर बनाना शुरू किया। आर्मर की बॉडी तो तैयार हो गई, लेकिन स्टार्क इंडस्ट्रीज के साइंटिस्ट आर्क रिएक्टर के शेप को छोटा नहीं बना पा रहे थे, ठीक जैसा टोनी स्टार्क ने एक केव में बना था। इसलिए ओबेडा स्टेन टोनी स्टार्क का आर्क रिएक्टर छीन लेता है और उसी आर्क रिएक्टर को अपने आर्मर में लगा देता है। लेकिन जहाँ पर टोनी ने अपने आर्मर को ह्यूमैनिटी के लिए बनाया था, वही दूसरी तरफ ओबेडा स्टेन आयरन मॉन्गर की मदद से मिलिट्री वेपन्स में रिवॉल्यूशन लाना चाहता था। टोनी स्टार्क ने अपना मार्क 1 आयरन और स्टील के कुछ टुकड़ों से बनाया था, लेकिन ओबेडा स्टेन ने अपने आर्मर को ओमनियम से बनाया था। ये एक ऐसा स्टील अलॉय है जो स्टार्क इंडस्ट्री के सेक्टर 16 में बनाया जाता है और यही रीजन था जिसकी वजह से फाइनल बैटल के दौरान आयरन मॉन्गर मार्क 3 आर्मर को बराबरी की टक्कर दे रहा था। इस आर्मर का वजन करीब 1500 किलोग्राम से भी ज्यादा था और ये अपने एक हाथ से अराउंड 6500 किलोग्राम लिफ्ट कर सकता था। मतलब आयरन मॉन्गर अपने दोनों हाथों से अप्रोक्स 13,000 किलोग्राम लिफ्ट कर सकता है। फाइनल बैटल में आयरन मॉन्गर ने अपने आर्मर के एक हाथ से कार को डिसबैलेंस कर दिया था और बाद में एक ऑडी Q7 को उठाकर टोनी स्टार्क को मारने की कोशिश की थी। ये कार अराउंड 2256 किलोग्राम की थी, जिसका मतलब आयरन मॉन्गर आर्मर में अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी। ये आर्मर काफ़ी ज़्यादा हैवी था, लेकिन फिर भी ओबेडाय ने इसमें थ्रस्टर्स लगाए थे जिसकी वजह से ये आर्मर हवा में उड़ सकता था। बस इसमें फ्रीजिंग प्रॉब्लम थी जो सेम हमें मार्क 2 आर्मर में देखने मिली थी। इस आर्मर में कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो नहीं था, लेकिन इसमें एक HUD स्क्रीन थी। HUD मतलब हेड्स अप डिस्प्ले। ये फीचर टारगेट को लॉक करने के लिए बनाया गया था। अब अगर बात करें वेपन्स की, तो इसमें 23 mm की 6 सेक्शन वाली बैरल मशीन गन थी, जिसमें से एक ही बार में 200 बुलेट्स फायर होती है और बुलेट्स की कैपेसिटी को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। शोल्डर पर स्टार्क इंडस्ट्रीज की बनाई लेजर गाइडेड मिसाइल थी जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी और लेफ्ट हैंड पर S कैटेगरी के मिसाइल थे। अब भले इस आर्मर में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वेपन थे, लेकिन इसमें कुछ वीकनेसेस भी हमें देखने मिले। सबसे पहले थी इसकी फ्रीजिंग प्रॉब्लम। अगर ये आर्मर हाई एटमॉस्फेयर पर जाने की कोशिश करे तो ये फ्रीज होकर बंद हो जाएगा। सेकेंड है इसकी फिट एंड फिनिश। इस आर्मर का साइज काफी बड़ा था, लेकिन फिर भी इसके अंदर के कुछ वायर्स और कंपोनेंट्स एक्सपोज थे और इसी का फायदा उठाकर टोनी स्टार्क ने फाइनल बैटल के दौरान आयरन मॉन्गर के वेपन टारगेटिंग सिस्टम को फेल कर दिया था। और आखिरी वीकनेस है हाइड्रोलिक पंप्स। यह आर्मर इतना भारी था कि इसके पार्ट्स को कंट्रोल करने के लिए हाइड्रोलिक पंप्स यूज किए गए थे, लेकिन अगर किसी वजह से इन पंप्स का नट ढीला हो जाए या फिर ये पंप्स डैमेज होकर टूट जाए तो उसके बाद इस आर्मर का पूरा सेक्शन काम करना बंद कर देगा। जैसे अगर राइट हैंड का हाइड्रोलिक पंप किसी रीजन की वजह से टूट जाता है तो पूरा आर्मर का राइट हैंड काम करना बंद कर देगा। अब ओबेडाय अपने आप में एक जीनियस था और उसने अपना पहला आर्मर काफी ज्यादा बेटर बना दिया था। सोचो अगर आयरन मॉन्गर का फर्स्ट आर्मर इतना पावरफुल था तो फ्यूचर के आर्मर्स किस लेवल पर होते। अब बात करते हैं इवान वैंको के आर्मर की। तो इवान वैंको के पिता एंटोन वैंको हॉवर्ड स्टार्क के साथ काम किया करते थे, लेकिन जब आर्क रिएक्टर बना तब एंटोन ने उस मॉडल को बेचने की कोशिश की। ये सब देखकर हॉवर्ड स्टार्क ने एंटोन को स्टार्क इंडस्ट्रीज से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद एंटोन और इवान वैंको के काफी बुरे दिन शुरू हो गए। टोनी स्टार्क ने जब दुनिया को बताया कि वही आयरन मैन है तो उसके कुछ दिनों बाद ही एंटोन की डेथ हो गई, लेकिन इवान को आर्क रिएक्टर के ब्लूप्रिंट्स मिले। उसने आर्क रिएक्टर को रिवर्स इंजीनियर करके छोटा बनाया और ऐसे ही उसने फर्स्ट आर्मर विप्लैश मार्क 1 बना दिया। इवान ने अपने आर्मर काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ बनाए थे, इसलिए इसमें कोई बॉडी प्रोटेक्शन कंपोनेंट्स नहीं थे। विप्लैश मार्क 1 में इलेक्ट्रिक केबल्स थी जिन्हें पावर मिलती थी आर्क रिएक्टर से और बस यही था पूरा इवान वैंको का बना मार्क 1 आर्मर।
यह आर्मर टोनी स्टार्क को जान से मारने के लिए बनाया गया था और इस आर्मर के इलेक्ट्रिक केबल्स इतने पावरफुल थे कि वो F1 कार को आराम से कट कर दे। इवान ने इन केबल्स से मार्क 5 आर्मर को लगभग खत्म कर दिया था, लेकिन इस आर्मर के कुछ वीकनेसेस है। जैसे ये आर्मर टेक्निकली एक आर्मर था ही नहीं, इवान के लगभग सारे बॉडी पार्ट्स एक्सपोज थे। उसे नॉकआउट करने के लिए एक बुलेट ही काफी थी। लकीली मार्क 5 में कोई गन नहीं थी, वरना व्हिप्लैश अगर मार्क 3 या मार्क 4 के साथ फाइट करता तो कब का निपट चुका होता। सेकेंड, इवान का आर्मर पावरफुल था लेकिन आयरन मैन के सूट जितना नहीं। आर्क रिएक्टर में एनर्जी रोटेशन होती है जो काफी ज्यादा स्लो थी, और अगर इवान अपने आर्क रिएक्टर की एनर्जी को केबल्स के बजाय रिपल्सर के फॉर्म में यूज करता तो वो और भी ज्यादा पावरफुल आर्मर बन सकता था। ये वीकनेस मैं नहीं, टोनी स्टार्क ने इवान को बताई थी, और अपनी गलतियों से सीखकर इवान ने हैमर इंडस्ट्री के साथ मिलकर अपना दूसरा आर्मर बनाया जिसका नाम था व्हिप्लैश मार्क 2। लेकिन अभी ये आर्मर हैमर इंडस्ट्री के जंक यानी कबाड़ के टुकड़ों से बना था, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल था, मतलब बुलेट प्रूफ तो था ही। टोनी स्टार्क की एडवाइस लेकर इवान ने आर्क रिएक्टर की पावर बढ़ा दी, जिसकी वजह से उसके इलेक्ट्रो केबल्स ज़्यादा पावरफुल बन गए, और आर्मर की स्ट्रेंथ बढ़ाने की वजह से इवान काफ़ी इजीली अपने केबल्स को यूज़ कर पा रहा था। व्हिप्लैश मार्क 2 में भी वेपन्स की काफ़ी कमी थी। यह आर्मर थोड़ा बल्कि था, लेकिन एक साथ आयरन मैन और वॉर मशीन को बीट कर रहा था। अगर टोनी और रोडी स्मार्ट वर्क नहीं करते तो वो वही मारे जाते, लेकिन व्हिप्लैश ने अपने लिए एक फाइनल अटैक बना कर रखा था जो था सेल्फ डिस्ट्रक्शन। जब इवान टोनी से हार गया तब उसका आर्मर अपने आप सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो गया। अब अगर बात करें व्हिप्लैश मार्क 2 के वीकनेसेस की, तो टेक्निकली इसमें कोई वीकनेस नहीं थी। इवान ने अपने दोनों आर्मर को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ बनाया था, इसलिए हम ज़्यादा शिकायत नहीं कर सकते। और इवान के दोनों आर्मर्स आयरन मैन आर्मर जितने एडवांस तो बिल्कुल नहीं थे, इसलिए उनमें बताने जैसा ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये थे ओबेडाया स्टेन और इवान वैंको के बनाए आर्मर्स। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर आपको 24 घंटे के लिए किसी आर्मर को पिकअप करना हो, मतलब आयरनमॉन्गर या व्हिप्लैश में से, तो आप किसे चूज़ करोगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आयरन मैन के मार्क 37 का कोड नेम क्या है, तो उसका आंसर है हैमरहेड। अब आज का क्वेश्चन है कि जब टोनी स्टार्क ने अपना न्यू एलिमेंट बनाया तब उसने नाम क्या रखा था। अगर आपको पता हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना इसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।